अगर आप क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, 22 तारीख को बिजनेस स्टडीज का पेपर है। गाइस, एक सीक्रेट बताऊं, हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस, हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देते हैं। उन सभी रिपीटेड क्वेश्चन को आज इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं, क्वेश्चन भी और उनके परफेक्ट आंसर्स भी, जो आपको पूरे के पूरे इंश्योर करेंगे 100 मार्क्स। और मुझको 100 मार्क्स के लिए केवल और केवल एक ही चीज चाहिए, आप एंड तक पूरी वीडियो देखो, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो जाए, कोई क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट refers to planning, organizing, directing and controlling the financial resources to actually maximize the wealth and stability and surety। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ensure availability of funds. Second one is reducing the cost of operation. Third, maximizing the shareholder values. And last, efficient fund utilization। में चार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। Second, importance of financial planning. What is financial planning? Financial planning refers to the amount of adequate fund available at the right time। तो अगर इसके हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या होगा? स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन चलेगा क्योंकि पैसा आपके पास है। फाइनेंशियल रिस्क कम होगा, रिड्यूस होगा क्योंकि पैसा आपके पास है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि पैसे बेहतरीन तरीके से आप यूज कर पा रहे हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेबिलिटी के साथ आप अपने गोल को भी अचीव कर पाओगे। इसका चौथा प्लानिंग है, चौथा इंपॉर्टेंस है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन अफेक्ट करता है? देखो, सबसे पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितना ज्यादा कैश फ्लो होगा उतना ज्यादा डेट को सपोर्ट करेगा, अगर आप डेट से पैसा लेना चाहते हो। दूसरा आता है आपका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा, डेट लेना उतना ही कॉस्टली हो जाएगा कंपनी के लिए। थर्ड, रिस्क ऑफ बिजनेस। बिजनेस अगर स्टेबल है तो अफोर्ड कर सकता है डेट से पैसा लेने के लिए। फोर्थ, कंट्रोल कंसिडरेशन। इसका मतलब जितना ज्यादा इक्विटी होगा वो कंट्रोल को उतना ही कम कर देगा, बिजनेस का जो कंट्रोल है ऑलम के पास। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट अगर फेवरेबल है तो फिर डेट को सपोर्ट किया जा सकता है और वहां से पैसे उठाए जा सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं? चलो, सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं। फर्स्ट, अर्निंग। जितने ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डिविडेंड कंपनी देगी। सेकंड, अर्निंग स्टेबिलिटी। मतलब जितनी ज्यादा कंपनी की अर्निंग स्टेबल होगी उतना ज्यादा वो डिविडेंड देने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। एंड उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन। जितना ज्यादा कैश अवेलेबल होगा उतना ज्यादा डिविडेंड का पे आउट रेशियो भी जरूर आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई टैक्सेशन। जितना ज्यादा टैक्सेशन होगा डिविडेंड उतना ही कम होगा। और लास्ट में बिजनेस की जो शेयर होल्डर्स है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भाई मुझे बार बार डिविडेंड मिलता रहे, और डिविडेंड लगातार देने से इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो बना रहता है। सो ये 5 है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का एक बहुत बढ़िया शॉर्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है, क्लिक करो और वहां जाके देख लो। हालांकि इसका जो निमानिक्स होता है, कीवर्ड होता है, बता देता हूँ, NPCGI ये होता है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन क्या है, क्रेडिट पॉलिसीज क्या है, ये सारी की सारी चीजें हैं। ओके गाइज, ऑलराइट। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल को हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने के लिए। वर्किंग कैपिटल के पैसे को यूज करते हैं डे टू डे यूज करने के लिए, डे टू डे जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें मीट करने के लिए। दूसरा, जो फिक्स्ड कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स को तो खरीदने के लिए किया जाता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह। और वर्किंग कैपिटल पे, रेंट पे करना है, वेजेस पे करने हैं, सैलरी पे करनी है, उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए, वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म के लिए। सो यहाँ पे चारों डिफरेंस आपके हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स फंक्शंस। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डेट है, गोल्ड है, सिक्योरिटीज है, स्टॉक्स है, इनको ट्रेड करने में आसान बना देता है। सो कौन से फंक्शंस है? सबसे पहला फंक्शंस का होता है मोबिलाइजेशन। एम स्टैंड्स फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। इसका मतलब कि एनकरेज करता है इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा होता है लिक्विडिटी। इसका मतलब ये इतना आसान कर देता है प्लेटफॉर्म कि कोई भी व्यक्ति आता है, डीमैट अकाउंट खोलता है और शेयर्स को खरीद सकता है और सेल भी कर सकता है बड़े आसानी से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पी। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा इन्वेस्टर्स को मजा आएगा। और एक बात और इसमें बताता हूँ, पी से प्राइस डिटर्मिनेशन भी होता है। मतलब प्राइस को डिटरमाइन करने में कि सिक्योरिटीज है वो कितने में बिकनी चाहिए, कितने में खरीदी जानी चाहिए, ये भी कौन पता लगाता है भैया? फाइनेंशियल मार्केट। ऑलराइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए, पैसे को अच्छे से यूज करने के लिए ये फंक्शन करता है फाइनेंशियल मार्केट। सो चारों आपको समझ में आ गए होंगे। लेट्स गो इनटू अनदर, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होती है, मनी मार्केट शॉर्ट रन होती है।
ठीक है। दूसरी बात, मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करती है और कैपिटल मार्केट को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी रेगुलेट करती है। एग्जांपल के तौर पे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, एंड मनी मार्केट के कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स। ये आपके डिफरेंस है। आई होप यू आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशू इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू करनी जाती है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो जाती है जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है, ठीक है। दूसरा, राइट इशू, इसका मतलब तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर करती है कि आप हमारे इस वाले शेयर्स को भी परचेस कर लीजिए। एंड थर्ड, अगर उनका मन करता है तो प्राइवेट प्लेसमेंट, इसका मतलब कि कुछ सेलेक्टिव इन्वेस्टर्स हो सकते हैं उनको ही अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। चौथा, अगर उनका मन कर रहा है कि नहीं अब तो हमको कंप्लीटली जाना है तो वो इंटरमीडियरीज के थ्रू भी अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। इंटरमीडियरीज का मतलब ब्रोकर्स वगैरह के थ्रू शेयर्स को बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ सेही। 4 फंक्शंस होते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। पहला, रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको सही से रेगुलेट करना। सेकंड, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, किसी भी इन्वेस्टर के साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, फेयर ट्रीटमेंट हो, इसके लिए प्रोटेक्ट करना है। थर्ड, जो भी ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, उनको सुपरवाइज करना है, कभी कुछ गड़बड़ झाला ना कर दें। एंड फोर्थ, प्रमोट करना है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, मतलब ट्रांसपेरेंसी पूरी की पूरी बरकरार रखनी है। ये काम होते हैं आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉक मार्केट क्या होता है। जो सेकेंडरी मार्केट आपने सीखा था सेम वही। स्टॉक मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस फॉर सेलिंग एंड बाइंग द सिक्योरिटीज, और इसके फंक्शन सारे वही होते हैं। जैसे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट को जो इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन है वो देनी है अपने शेयर होल्डर्स को, साथ ही साथ मार्केट को लिक्विडिटी देनी है, कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करनी है। ये सारे फंक्शन वही है जो आपने अभी 8वें क्वेश्चन के अंदर सीखा था सेकेंडरी मार्केट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मार्केटिंग एंड हाउ डिफरेंट इट फ्रॉम सेलिंग। देखो पहली बात तो मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, आइडेंटिफाइंग, creating and delivering the value to the customers to satisfy their needs। ये बेसिक डेफिनेशन है। और ये कैसे अलग है सेलिंग से। सेलिंग लास्ट प्रोसेस होता है, मार्केटिंग उसके बीच का प्रोसेस है। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, सेलिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे की जाती है। ओके, इज एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का जो 4 सबसे बड़े एलिमेंट्स हैं, जो पिछले बार मैं आपको बताऊं 2020, 2022, 2018 इनके प्री बोर्ड में और इनके मिड टर्म में बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको याद रखना है P4 से। कैसे याद करोगे? P4 से। तो P का मतलब क्या हुआ? P का मतलब सबसे पहले जो सामान आपने प्रोड्यूस किया है, मतलब प्रोडक्ट, उसकी ब्रांडिंग क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, साथ ही साथ उसके प्राइस कैसा होना चाहिए, प्राइस की डिटरमिनेंट कैसे होगी, प्राइस स्ट्रेटजी कैसे होगी, प्राइस डिसाइड कैसे होगा। थर्ड आता है प्लेस, किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप सामान को बेच रहे हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप किन एडवर्टीजमेंट, किन प्रमोशन टेक्निक से, किन सेलिंग और एडवर्टीजमेंट टेक्निक से आप अपने सामान को बेचना चाहते हो। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नोन एज प्रमोशन। क्या बोलते हैं भाई? प्रोमोशन। सो ये 4 के 4 है, जरूर कर लेना, ये एग्जाम के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड है गाइस। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस। मैंने आपको पहले बताया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल के डिसीजन। ये चारों इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग पिछले 2 साल से आया नहीं है तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार आएगा। सो प्राइसिंग डिसीजन के लिए सबसे पहले क्या करना है? कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। अब अगर आपने कमोडिटी की कॉस्ट हैवी बनाई है तो आपको प्राइस भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका मार्केट। अब जैसे मार्केट का कंपटीशन कैसा है, अगर कॉम्पिटिटिवनेस है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने प्राइसेस ज्यादा हाई भी होने चाहिए, मतलब लो होनी चाहिए, या एज मच एज जो मार्केट के अंदर रेट ऑन गोइंग चल रहा है। क्लियर हुआ? सो आपने ध्यान रखना है। और थर्ड, आप ये देख लो कि आपका जो गवर्नमेंट है, अगर उसने अपने टैक्सेस के थ्रू, रेगुलेशंस के थ्रू थोड़ा सा मेहनत करवा लिया है आपसे, तो आपको प्राइसिंग में थोड़ा सा हाई रखनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो सामान प्रोड्यूसर ने बनाया और कंज्यूमर तक पहुंचाया गया, उसके बीच में कौन कौन से लोग इंटरकनेक्टेड हुए। सो पहला होता है डायरेक्ट, इसका मतलब कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, सीधा प्रोड्यूसर बनाता है और सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर को भेज देता है। सेकंड वन होता है इनडायरेक्ट, जहाँ पे प्रोड्यूसर के साथ रिपेलर भी बीच में आता है, रिपेलर के थ्रू सामान कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचता है। लास्ट वो होता है लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन का मतलब प्रोड्यूसर आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, एंड फाइनली वो सामान प्रोड्यूस जो भी हुआ था वो पहुंचेगा कंज्यूमर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांडिंग एंड व्हाट इज द एडवांटेज टू मार्केटर्स एंड कंज्यूमर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अंडरलाइन कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ब्रांडिंग होता क्या चीज है? देखो ब्रांडिंग एक प्रोसेस है, जिसमें भी आईएनजी लग जाए मतलब वो प्रोसेस है। सो ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट
तो जिस प्रोडक्ट, जैसे मान लो कॉलगेट का प्रोडक्ट है, तो उसको कॉलगेट का जो नाम दे रखा है, दैट इज व्हाट ब्रांड इज, दैट इज वाज द स्पेसिफिकेशन ऑफ यूनिक वैल्यू। वो जो इनके अंदर सिंबल प्रोवाइड कर देते हैं, वो सिंबल ही उसका ब्रांडिंग है, जो उसको मदद करता है कस्टमर के बीच में आइडेंटिफाई करने में। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केटर्स और कंज्यूमर को दोनों से क्या फायदा है। सबसे पहले मार्केटर सुनो, मार्केटर को अपनी इमेज बनानी है, अपनी लॉयल्टी बनानी है कस्टमर्स के बीच में, तो ब्रांडिंग उसमें हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ कंज्यूमर के लिए फायदा ये है कि कंज्यूमर सामान को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस ब्रांड का है, किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर लॉयल्टी दिखानी है। और दूसरा, जो क्वालिटी का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कंज्यूमर्स के लिए, वो क्वालिटी का कंसर्न हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसको किसी न किसी ब्रांडिंग पर भरोसा हो जाता है। और ब्रांडिंग इस तरीके से कंज्यूमर मार्केटर दोनों को ही फायदा पहुंचाती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल सेलिंग क्या है और ये कैसे अलग है एडवर्टाइजिंग से। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है जो फेस टू फेस सेलिंग की जाती है, जहाँ पे डोर टू डोर आपने सुना हो, तो जो सेलर है या जो सेल्स में बैठा हुआ आदमी है, एग्जीक्यूटिव है, वो घर में पहुंचता है, नॉक करता है गेट को, और उसके बाद जो भी कस्टमर निकल के आता है उसको फेस टू फेस अपने प्रोडक्ट की इक्वली सारी इन्फॉर्मेशन उसको क्वेरी के साथ दे रहा होता है। एडवर्टाइजिंग अलग पैसे है। देखो, अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो फेस टू फेस है, अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूं तो मास कम्युनिकेशन है, मतलब एक ही साथ बहुत सारे लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में दे दी जाती है। अगर हम बात करें सेलिंग की, एक और डिफरेंस है, सेलिंग जो है वो पर्सनलाइज्ड होता है बहुत ज्यादा। मतलब अगर फेस टू फेस में यूज करूंगा तो अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी, वो सारी मैं यूज करूंगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। एज फार एज एडवर्टाइजिंग इज कंसर्न, ये स्टैंडर्डाइज है, मतलब मैं करूं या कोई और कंपनी एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करे, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हाईली पर्सनलाइज नहीं होती, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही एडवर्टाइजिंग की जाती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैकेजिंग इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट की हम पैकेजिंग करते हैं उसका रोल क्या है। देखो, सबसे पहली बात, जो सामान अंदर है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सो प्रोटेक्टिंग द कमोडिटी, ये पहला रोल हुआ। दूसरा, जब आप ब्रांडिंग कर रहे होते हो, जब उसके साथ आप प्रॉपरली पैकेजिंग कर रहे होते हो, तो आप उसी के थ्रू कस्टमर तक अपनी इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहे होते हो, साथ ही साथ कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे होते हो। वो सारी चीजें जो है वो आप किसके माध्यम से कर सकते हो, पैकेजिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी कंज्यूमर है, जो भी सामान लेने मार्केट के अंदर आ रहा है, उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्शन देनी है। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो कुछ इस तरह से होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग द सेफ गार्डिंग प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्लियर हुआ। इसके साथ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, कस्टमर या कंज्यूमर का मार्केट के अंदर एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो चाहे प्राइसिंग के तौर पर हो, चाहे क्वालिटी के तौर पर हो, तो वो उसको प्रिवेंट करता है, पहला। दूसरा, फिर कस्टमर के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, वो ट्रस्ट बिल्ड करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और इसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाऊंगा आपको, वहां पे है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो वो भी बहुत इंश्योर करता है कस्टमर को अबाउट द ट्रस्ट एंड अबाउट द रियलिटी इन द प्रोडक्ट। एंड थर्ड वन इज, जितने भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं उसको भी दूर करके एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस को एनकरेज करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर है, बोलो हाँ। गुड। नेक्स्ट, क्लेम राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या चीज, ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। अगर मैं कंज्यूमर के राइट्स की बात करूं, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार है, पहला क्या होता है, राइट टू सेफ्टी, मतलब जो सामान मैं ले रहा हूं वो सेफ है या नहीं। दूसरा, राइट टू बी चूज, जो सामान मैं चूज करना चाहता हूं वो मुझे पूरी आजादी मिलनी चाहिए, उसका अधिकार कंज्यूमर को है सीपीए 2019 के अनुसार। थर्ड वन इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब मुझको सूचना भी मिलनी चाहिए, ये मेरा अधिकार है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर मेरे साथ कोई गड़बड़ हो गई तो मेरे को सुनवाई का भी अधिकार मिलना चाहिए, और वो चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बाकायदा मेंशन्ड है। आई होप यू हैव नाउ completed this. So next question is, what is remedies available to consumers under CPA? इस क्वेश्चन को भी आपने पिछले जो लास्ट वीडियो आई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं आपको, वहां पे क्लिक करो, इसको बहुत कायदे से समझा रखा है। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी। गाइस, तो इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के सेकंड पार्ट की आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता है, जो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 22 तारीख को। कल का दिन आपके पास है, कल के दिन के लिए मैं आपको लास्ट मिनट में क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए साइकोलॉजिकल लेवल पे, वो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं कल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो ना किया हो, बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, सो दैट यू गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन एवरी टाइम वी अपलोड, यू गेट इट। नाउ तो चीज और,
चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना ताकि सभी बच्चों तक 22 से पहले इसका लाभ हो जाए और उसके बाद कोई बाकी के एग्जाम की भी तैयारी इसी चैनल पर मिलेगी। चलो, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री श्याम, खुश रहो।